तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत गवर्नर और गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड रिपन तक के कालखंड के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था। आज हमारा नेक्स्ट गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड डफरिन और लेटर ऑन अंतिम जो है गवर्नर जनरल माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन तक इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ। सबसे पहले अगर हम लॉर्ड डफरिन का बात करें तो इसका कालखंड 1884 से 88 के बीच कुल 4 वर्षों के लिए भारत आता है। इसी के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यानी कि 1885 से 1888 के बीच में देखने को मिलता है और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में यहाँ पर मिला लिया जाता है। यही जो आपका लॉर्ड डफरिन होता है, इसी के समय में हम देखते हैं कि कांग्रेस का भी स्थापना होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसी समय बंगाल टेंसी एक्ट, अवध टेंसी एक्ट और पंजाब टेंसी एक्ट यहाँ पे पारित होता है। टेनेसी का मतलब होता है काश्तकारी यानी कि किसान से यह संदर्भित है। इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना होता है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना करता है और बंबई में होता है A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। तो यह जो था लॉर्ड डफरिन, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है कि 28 दिसंबर 1885 का जो कांग्रेस की स्थापना हुई है बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था और अंतिम रूप से यहाँ पे बर्मा को जो है वह एनेक्स कर लिया गया था। चलिए अगला है हमारा गवर्नर जनरल, वह है लॉर्ड लैंसडाउन यानी कि इसके कालखंड का बात करें तो 1888 से 1894 यानी कि कुल 6 वर्ष यह भारत में बिताता है। यानी कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो कि डुरंड रेखा है, इसी के समय में निर्धारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में यह सीमा रेखा है। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया जाता है और इनमें स्त्रियों को 11 घंटा प्रतिदिन काम करना होता है। यानी कि उससे अधिक अगर आप कोई काम करवाता है तो उसको प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था किया जाता है। तो पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? तो याद रखिएगा 1881 में आया था। दूसरा जो है 1891 में आता है। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। तो लॉर्ड लैंसडाउन के कालखंड में दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में आता है, जहां पर कि स्त्रियों के लिए 11 घंटा प्रतिदिन काम का निर्धारण किया जाता है। अगला होता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय यानी कि इसके कालखंड का हम बात करें 1894 से 1899 के बीच में, कुल मिला के देखें तो यह जो है आपका 5 वर्ष यह शासन करता है भारत में गवर्नर जनरल के रूप में। यानी कि इसी का एक कथन है कोट एंड कोट करके कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कौन कहा है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा है। यानी कि भारत को जो है तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कई बार स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1895 से 1898 यानी कि इस समय में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल होता है। यानी कि लॉर्ड एल्गिन के समय में क्या होता है? अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि कर्जन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका कालखंड है 1899 से 1905। यानी कि हम देखें तो कुल 6 वर्ष यह भारत में रहता है। यानी कि 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपने इसे याद रखना है। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे इसे लीगल टेंडर घोषित किया जाता है। इकोनॉमिक्स के शब्द में वैध मुद्रा यहाँ पे इसे घोषित किया जाता है। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात करता है और 1899 में यहाँ पे कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाता है।
तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम की यह यहाँ पे नींव डालता है। तो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को ये क्या करता है, डैमेज करता है, यानी कि रिपन जो है वह क्या करते हैं, स्थानीय प्रशासन को लाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लॉर्ड कर्जन इसको डैमेज करने का काम करता है। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, इसके अलावा सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करता है। एक बार पुनः इसे रिकॉल कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने क्या कहा, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए, हमने कहा यहाँ पे कि कर्जन ने 1901 में कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, इसके अलावा एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग स्थापित करता है। याद रखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है। क्या किया जाता है, तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है। इसी के समय में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक जगह का नाम है क्वेटा, क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया गया है। किसके लिए, तो जो सैन्य अधिकारी हैं, जो ट्रेनिंग लेने का काम होता है वह क्वेटा में होता है और इसके लिए यहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना किया गया है लॉर्ड कर्जन के कालकाल में। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904, इसके द्वारा कर्जन ने भारत के पहली बार ऐतिहासिक इमारतों, सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देता है और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है। तो 1904 ईस्वी का प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मकसद क्या रहता है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करना, इसको याद रखना। इससे क्या होता है, तो जो हमारा प्राचीन इमारत है, जो हमारे कल्चर का एक पार्ट है, उसको संरक्षण करने का इन्होंने काम किया है। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया है और इसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई है। तो हमारे संविधान के 9 ख में भी सहकारी समिति का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे कर्जन के कालखंड में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति, जिसका मकसद रहता है कि कर्ज देने की व्यवस्था करना, याद रखिएगा इसको। इसके समय में हम देखते हैं कि कृषि बैंक खुलवाए जाते हैं। क्या, तो कृषि बैंक खुलवाया गया है। साथ ही इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया है। किसका, तो कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया है। कब, 1901 में। नेक्स्ट, इसी के समय में 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया था। तो याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया था। आज के समय हम देखते हैं पूसा जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में भारत में अग्रणीय संस्थान में से एक है। इन्हीं बातों को याद रखना है। जैसे कि कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना कर्जन के कालकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षण को सैन्य प्रशिक्षण के शामिल किया गया था और सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, यह जो किचनर परीक्षण है, जिसे किचनर टेस्ट कहा जाता है, यह किसके कालखंड में हुआ था? कर्जन के कालखंड में। मकसद क्या था? तो सेना का जो प्रशिक्षण है उसको तंदुरुस्त करना, ठीक ना, और युद्ध क्षमता ऑब्वियस सी बात है उसको बढ़ाना। अगला पॉइंट, इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कर्जन के समय में कलकत्ता में हुआ था। कर्जन के समय भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था, जिसका नाम है 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। यानी कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। हम देखें तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इसको घोषणा किया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसको लागू कर दिया जाता है और संपूर्ण बंगाल को 2 भाग में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते वहाँ पे मुसलमान का बात करता है और पश्चिमी बंगाल में
हिंदू बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे हिंदू को बढ़ावा देता है, फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम का जो एकता है उसे वह तोड़ने का काम करता है। तो यही है कर्जन, यानी कि 1905 ईस्वी में यह बंगाल विभाजन की क्या करता है, घोषणा करता है। यानी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा करता है और यह शिमला में करता है। कहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, शिमला में करता है। इसका प्रारूप भी प्रकाशित कर देता है। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे देता है और अंतिम रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। बंगाल को दो प्रांत में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल और असम और दूसरा पश्चिमी बंगाल, यानी कि जिसमें कि हम बंगाल और ये देखें बिहार उड़ीसा का जो क्षेत्र वह होता है। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका को बनाता है और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया जाता है, जबकि पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया जाता है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपने याद रखना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है और ये पीटी और मेंस दोनों लेवल पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला पॉइंट है हमारा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति जिसे किचनर नाम रहता है, इससे इसका मतभेद हो जाता है और भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लेता है। इससे असंतुष्ट होकर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे त्याग पर दे देता है। तो यही है कर्जनमा। तीन को जरूर याद रखना, एक है कर्जनमा, एक है लिटनमा। यह सभी जो है भारत विरोधी काम करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और कैनिंगमा भी। तो कैनिंगमा हो गया, कर्जनमा हो गया, लिटनमा हो गया, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कालखंड का देखें तो 1905 से 10 यानी कि 5 वर्ष यह भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन इसी के समय में होता है और हम देखते हैं कि यह जो सूरत अधिवेशन है यह कांग्रेस में फूट डालता है। गरम दल और नरम दल दो दलों में यह बट जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1907 ईस्वी में ही आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच यहाँ पे बैठक होता है। साथ ही साथ समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया जाता है, जिसे हम प्रेस एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस एक्ट 1908 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कालखंड में पारित किया जाता है 1908 ईस्वी में। फिर है बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 ईस्वी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की यहाँ पे सजा हो जाता है। गवर्नर जनरल की काउंसिल सदस्य के रूप में SP सिन्हा की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसमें SP सिन्हा का नियुक्ति हो जाता है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया जाता है। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट हमारा गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका बात करें तो 1910 से 1916 के बीच में होता है और इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इससे पहले हम देखें तो लिटनमा के काल में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसके बाद कर्जनमा के काल में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो पहला 1877, दूसरा जो था 1903 और तीसरा 1911 में कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। तो यही है हार्डिंगमा। हार्डिंगमा के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, यानी कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। इसी को हम दिल्ली दरबार कहते हैं। यहीं पर बंगाल विभाजन की घोषणा जो होता है, जिसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो अंतिम रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 1911 में दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है, यहीं पर बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कर दिया जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली को बनाया जाता है और 1912 ईस्वी में यह इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल भी जाता है। तो याद रखिएगा 1912 से लेकर 2026 तक भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या है, तो अभी भी दिल्ली ही है। इसके अलावा इसी के समय में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 ईस्वी में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने का बात करता है और इसके लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक विधेयक पारित करता है। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट
23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका जाता है और इसके लिए अनुशीलन समिति यहाँ पे उत्तरदायी होता है। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है और इसमें कुल 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया जाता है, जिसमें आपका मास्टर अमीन चंद, दीनानाथ भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। इनमें 4 लोगों को फांसी दे दिया जाता है, 2 लोगों को 7 वर्ष की सजा हो जाता है। दीनानाथ सरकारी गवाह बन जाते हैं और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस यहाँ पे भाग के जापान चले जाते हैं और यही जापान जाकर के वहाँ पे जापान में जो युद्धबंदी होते हैं उसको मिला करके भारत की आज़ादी दिलाने में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को बहुत बड़ा मदद करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला है, इसी के समय में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इसके शासनकाल में यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन शुरुआत करता है, याद रखिएगा। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त होता है। तो यही है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंगमा के समय में बहुत कुछ होता है। पहला हम क्या देखते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, बंगाल विभाजन की जो घोषणा होता है उसको रद्द कर दिया जाता है, भारत का राजधानी अब दिल्ली हो जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हार्डिंगमा के समय में यहाँ पे जो बम कांड होता है, दिल्ली बम कांड, उसमें बहुत लोगों को सजा या मौत भी हो जाता है, कईयों को जेल की सजा फिर देखने मिलता है। यहीं पे रास बिहारी बोस जापान जाते हैं, फिर यहाँ पे सेना का संगठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होता है इसी के समय में और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन शुरुआत करता है। सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका कालखंड का बात करें तो 1916 से 1921 यानी कि कुल 5 वर्षों के लिए भारत में गवर्नर जनरल के पद पे काम करता है। इसी के समय में लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में और इसके समय में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक मंच पे आता है। हालांकि वह नाम का रहता है, काम का नहीं रहता है। उसके बाद से दोनों की धाराएं अलग अलग हो जाती हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिकता का जो है एक मिलाने का जो काम होता है वो अंतिम रूप से विफल साबित होता है। लेकिन दोनों जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, वह केवल दिखावा होता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसकी अध्यक्षता जो होता है वह एसी मजूमदार यह जो है एसी मजूमदार को याद रखिएगा। 1916 ईस्वी का जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। क्वेश्चन पूछता है इसी के समय 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर इसके काल में 1917 ईस्वी में सैंडलर आयोग का गठन होता है और यह शिक्षा पर एक आधारित आयोग रहता है, यानी कि शिक्षा का विकास कैसा हो और कितना विकास हुआ है इस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है और लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत दोनों एक साथ कराने की यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा देखने को मिलता है। तो इस आधार से देखें तो कई इंपोर्टेंट काम इसके समय में होता है, जैसे कि हमने कहा कि लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में इसी के समय होता है। पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। 1917 में सैंडलर आयोग शिक्षा पर एक आयोग का गठन किया जाता है। फिर मॉन्टेस्क्यू जो घोषणा होता है इसके समय में देखें तो लोक सेवा का परीक्षा जिसे सिविल सर्विसेज कहते हैं इंग्लैंड और भारत दोनों जगहों पर साथ साथ करवाया जाता है। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित होता है। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट पारित होता है। फिर इसी के कालखंड में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ होता है जो कि 1920 में होता है, इसे याद रखना है। साथ ही तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में होता है। साथ ही साथ अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय जिसे MN राय के नाम से जाना जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे स्थापना करते हैं। तो यह सभी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन का फॉर्म बनता है, यानी कि आपका जो है यह गवर्नर जनरल यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसे याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉर्ड रीडिंग।
देखिएगा रीडिंग के कालखंड में और भी बहुत सारा घटना होता है। सबसे पहला घटना यहाँ पे मोपला विद्रोह होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल का जो मालाबार तट होता है, यानी कि केरल में कहाँ होता है, यह केरल में मालाबार मालाबार तट पर यह हम देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा करते हैं। साथ ही इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है लॉर्ड रीडिंग के काल में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चोरी कांड होता है गोरखपुर जिला में। यहाँ पे एक पुलिस दरोगा एक दरोगा और कई सारे 18 या 19 यहाँ पे जो पुलिस होते हैं उसको यहाँ पे मार दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चौरा चोरी कांड जो है वह गांधी जी के द्वारा यहाँ पे क्या करता है, इसके बाद से आंदोलन को असफल स्थगित कर दिया जाता है। तो यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरा चोरी का कांड होता है, इसके बाद गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ है। इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा पश्चिमी बंगाल के शांति निकेतन में की जाती है, जो कि 1922 ईस्वी से यह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। वर्तमान में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा कौन स्थापना करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। कब, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि अब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत यह काम करता है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, फिर मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल और भी लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जो कि कांग्रेस के अंतर्गत ही यह काम करने का काम करता है। यहाँ पे परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी की धारा रहता है, यानी कि यह जो है विधानसभा में जाने का निर्णय लेता है, यानी कि यह क्या होता है, परिवर्तनवाद के समर्थक रहते हैं। यानी कि 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल ने मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है। 1925 ईस्वी के प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सहृदानंद सरस्वती की यहाँ पे हत्या हो जाती है। तो स्वामी सहृदानंद की हत्या हो जाती है 1925 ईस्वी में, और ये क्या रहते हैं, आर्य समाजी रहते हैं। तो दयानंद सरस्वती भी जो है, दयानंद सरस्वती क्या है, वह भी आर्य समाजी है, जिन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति पे वह बल देते थे। उपनिषदों की ज्ञान, वेदों की ज्ञान को वह ज्यादा महत्ता के केंद्र में रखते थे। यही आर्य समाजी का मूलभूत होता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं लॉर्ड इरविन यानी कि इसका कालखंड 1926 से 31 के बीच में होता है। यानी कि यह जो है 5 वर्ष के लिए भारत में शासन करता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका जाता है। होता क्या है, इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि 1919 ईस्वी के एक्ट में कितना हमें वृद्धि मिला है, जहां तक हमने काम कर लिया उसके आगे की योजना बताने वाला था, लेकिन इसमें भारतीयों को एक भी शामिल नहीं किया गया। केवल जो 7 सदस्य, यह केवल गोरे अंग्रेज लोग ही थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। इसका यहाँ पे भारत में विरोध हुआ, यानी कि यह 1929 में आने वाला था, लेकिन यह 2 वर्ष पहले 1927 में आ जाता है, यानी 28 में या 27 में बन जाता है और 28 में भारत आ जाता है। आना था इसको 29 में, इसीलिए यहाँ पे विरोध होता है। और लाला लाजपत राय साइमन गो बैक के नारा देते हैं। फलतः यहाँ पे इसे अंग्रेजों द्वारा लाठी से प्रहार किया जाता है और बुरी तरह यह घायल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसके बाद से यहाँ पे जो है भारतीय क्रांतिकारी इसका बदला लेने के लिए, इसी चोट के कारण बाद में फिर इनका मृत्यु हो जाता है। और भारतीय क्रांतिकारी असेंबली हॉल में 1929 में बहनों को सुनाने के लिए बम फेंकता है। और यह देखते हैं कि यह जो है, यह भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट होता है, यानी कि क्रांतिकारी दौर जो है अपने वह चरम सीमा पे पहुंच चुका होता है। फिर लाहौर जेल में जतीन दास 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल के शुरुआत कर देते हैं, और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला जो भेदभाव था, इसके कारण जतीन दास ने यहाँ पे अपनी प्राण का न्यौछावर कर देते हैं। वह खाना नहीं खाते हैं। अंतिम रूप से 64वें दिन इनका मृत्यु देहावसान हो जाता है।
1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1930 को। और उसी दिन से हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 1949 मतलब 49 ईस्वी में, तब से लेकर के हम देखते हैं कि यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हम मना रहे हैं। और उसी दिन हमने संविधान को क्या किया था? उस पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर देते हैं। तो देखिएगा, यह जो इरविन होता है यह चाहता है कि गांधी से मिल करके आगे की रणनीति हम तय करें और भारत में किसी भी प्रकार का यहाँ पे विद्रोह न हो पाए। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है। याद रखिएगा, एकलौता कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेता है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हो जाता है। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पे स्थगित कर दिया जाता है। नोट बना के पॉइंट लिखा है कि वायसराय भवन वर्तमान में जो कि राष्ट्रपति भवन है में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन ही था और इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लग गया था। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ और इस भवन का वास्तुकार एडवर्ड लुटियन था और हावर्ड बेकर, दोनों को याद रखिएगा। अब तो नया भवन बन गया है, इसका कोई बात नहीं है। खैर चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा गवर्नर जनरल, वह कौन है? वह है आपका लॉर्ड वेलिंगटन, यानी कि वायसराय भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसी के समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लेता और कांग्रेस का प्रतिनिधि गांधी जी के द्वारा किया जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो अंग्रेजों का भी दिमाग यहाँ पे चौंक जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी घटना देखने को मिलता है, जैसे कि 16 अगस्त 1932 को यहाँ पे रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देता है। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधि देने का बात कहता है और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भाई किया जाता है। इससे गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास पे बैठ जाते हैं। अंत में एक समझौता होता है, यह है पूना समझौता। और इस समझौता के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग के सीटों में ही आरक्षण का बात किया जाता है। इसी को हम पूना समझौता कहते हैं, जो कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यह हुआ है। तो पूना समझौता का डेट पूछता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, याद रखिएगा। यहाँ पे 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लेता है। फिर इसी के समय देखते हैं कि 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर अकाल आता है। 1934 का अकाल बहुत प्रसिद्ध अकाल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय में पास किया जाता है और इस अधिनियम ने द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करता है। फिर है लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा किए थे। कौन किए थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा किए थे। अगला है लॉर्ड नीलिथगो, यानी कि हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इसी के समय में होता है। यानी कि इसका कालखंड जो है 1936 से लेके 1945 ईस्वी तक, कुल मिला के देखें तो 7 वर्ष का एक लंबा टेन्योर रहता है भारत में इनका। इसके समय पहली बार चुनाव कराया जाता है और कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत इसमें और असम में यहाँ पे क्या होता है, अपनी सरकार बना लेती है। साथ ही यहाँ पे प्रथम जो 6 प्रांत है, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, यहाँ पे क्या करता है, स्पष्ट बहुमत से इसकी सरकार बनती है। जबकि बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, साथ ही पंजाब और सिंध का बात कर लें तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। यहाँ पे पंजाब में देखें तो यूनिस्ट पार्टी की मदद से यहाँ पे सरकार बनाया जाता है। उन बातों को याद रखिएगा।
क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे 1 सितंबर 1939 ईस्वी को यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल कर लेता है। इसके अलावा कांग्रेस ने इसका यहाँ पे जब विरोध करता है और यहाँ पे नारा देता है ना कोई भाई और ना कोई पाई, तो इससे अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल यहाँ पे क्या करते हैं, त्याग दे देते हैं। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे हुए कांग्रेस से अंग्रेज ने इसको भारत को शामिल कर लेता है, तो यहाँ के मंत्रिमंडल भी त्याग पत्र दे देते हैं, जो कि भारत में यहाँ पे 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत से जो अपनी सरकार बनाया था। अगला है 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नया पार्टी बनाया था। याद रखिएगा डेट 1 मई 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखना है। व्यक्ति का नाम सुभाष चंद्र बोस। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई है और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान, याद रखिएगा बाबू क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिकंदर हयात खान ने यहाँ पे बनाया था। एक फजलुल हक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था और खली कुज़मा ने उसका समर्थन किया था। चलिए इस बात को पुनः समझने का प्रयास कीजिए। मार्च 1940 में लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, यानी कि मुस्लिम लीग का, और पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था, जबकि खली कुज़मा ने उसका समर्थन किया था। याद रहेगा। आइए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। याद रखिएगा 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज लेकर आते हैं। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। पॉइंट को एक बार पुनः रिकॉल कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यानी कि यह जो क्रिप्स मिशन था यह कब आया था? मार्च 1942 ईस्वी में भारत आ गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यहाँ दोनों क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद यह क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करता है। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 1943 में बंगाल में क्या होता है? भयंकर अकाल होता है। चलिए यहाँ पे लॉर्ड बेबल एक गवर्नर जनरल है, उसके बाद माउंटबेटन का कालखल होगा। लॉर्ड बेबल का देखें तो 3 वर्ष के लिए भारत में ये शासन संभालता है। वायसराय बेबल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद जी करते हैं। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, यद्यपि शिमला में वो उपस्थित जरूर रहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने भाग लिया था? तो नहीं, लेकिन वहां पे उपस्थित थे। याद रखिएगा। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है, इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य का चयन वह खुद करेगा। बड़ा अजीब बात करता था हो मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कहता था कि यह जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें हम अपना सदस्य वह मुस्लिम लीग खुद ही तय करेगा। ठीक, मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन यहाँ पे जो शिमला सम्मेलन था वह विफल हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिएगा 1945 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता है? क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा प्रथम कार्यकारिणी के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवा लिया जाता है। यानी कि यह जो है क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में क्या होता है? तो लेबर पार्टी की सरकार जो है यहाँ पे भारत में आम चुनाव करवाने का बात करता है। दिसंबर 1945 ईस्वी में चुनाव घोषित कर दिए जाते हैं और यहाँ पे परिणाम के रूप में देखें तो केंद्रीय विधानसभा तथा केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत भी मिल जाता है। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% यहाँ पे मत मिलता है। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीट जीत लेती हैं। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बिहार एवं मध्य प्रांत में यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिलता है। साथ ही यहाँ पे उड़ीसा भी रहता है। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में पूर्ण बहुमत मिलता है। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनिस्ट पार्टी के साझा सरकार बनती है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आता है और यहाँ पे देखिए इस मिशन के सदस्य में स्टेफोर्ड क्रिक, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर रहते हैं।
20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के रहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में हम दे देंगे। कौन एटली घोषणा करता है? तो एटली जून 1948 तक भारतीयों को हम अपना शासन चलाने का अधिकार उसे हम दे देंगे। अंतिम गवर्नर जनरल आता है, या जिसे हम वाइसराय कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि मार्च 47 से जून 48, यानी कि 1 साल से भी कम यह काम करता है, हो जाता है 1 साल से, जो 1 साल 2 महीना के 3 महीना के आसपास। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का ये गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित करता है, जिसमें भारत विभाजन जो है शामिल होता है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 18 जुलाई को इसे स्वीकृति मिल जाती है। यह विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों का घोषणा कर दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बनता है। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो होते हैं। तो यह था हमारा, यानी कि गवर्नर जनरल फिर वाइसराय से संबंधित एक डिटेल्ड एनालिसिस। इसे हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टडी अर्थ। थैंक यू।